कभी कभी कुछ चीज़ जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, दूसरे लोगों के लिए वही चीज़ें जान से ज़्यादा अजीज होती है। ऐसे ही एक चीज़ का इल्म मुझे भी हुआ जब मैं सऊदी अरब गई और सऊदी अरब की औरतों को मैंने ये करते हुए देखा। मेरा नाम रुबीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वतन आया था। ये रिश्ता एक जानने वाले ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे अपना सामान बांधने के लिए कहा, क्योंकि इसकी वापसी का वक्त आ गया था। इसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता ही गुजरा था और अमन वापसी की बात कर रहे थे। मैंने अपने पति अमन से कहा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे अकेली रहूंगी। हमने तो एक दो दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं और मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मजबूरी है, मेरी वहाँ पर नौकरी है और मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक उसकी छुट्टी कम करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखें गीली हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने का कहकर अमन बाजार चले गए और 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद कर आए और कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा था, आप वहां जाकर इसका क्या करोगे? ये तो बहुत सारी फिटकरी है, ऐसे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और अलग से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहां पर भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा पानी के कूलर में फिटकरी घुमा कर डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर मन हंस पड़ा और कहने लगा कि ये तो हमारे इलाके में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ तो एकदम सफ़ेद पानी पीने के लिए आ जाता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती है जो मेरे समझ में नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती है। तकरीबन हर सऊदी औरतों के घर में ये लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापसी पर फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। अमन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आमतौर पर बिकती थी, लेकिन इस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि अमन था। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी थी और मैंने रोते हुए अमन से कहा, इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे भी अपने पास बुला लो। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरती जिंदगी की शुरुआत ही की थी और इतनी जल्दी विदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर वे कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान मत होना, वहां जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी कि ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के पास मेरे और रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसुओं को भी ड्रामेबाजी करार दे दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो अब सालों से अपने बेटे की विदाई को बर्दाश्त करती है। खैर, अमन मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फोन आता है बहुत ज्यादा रोती थी और अमन की मम्मी भी फोन पर उनसे मेरी बेशुमार बुराइयां करती थी। इन सब बातों से तंग आ गए थे और उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वे मुझे भी सऊदी अरब बुला रहे हैं। उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी, उन्होंने सारे कागजात मेरी तरफ भेज दिए। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और वही मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया था, लेकिन मैंने इनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी दे दी। मैंने अमन से पूछा कि क्या है, आपके लिए भी कुछ सामान लेकर आऊं? अमन ने मुझे भी अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने के लिए कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वे 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और ऊपर से 15 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे ज्यादा वजन के लिए अलग से पैसे चुकाने पड़े थे। और मैं सोचने लगी थी कि पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का सऊदी औरतें करती क्या है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा है। कुछ ही घंटों के सफर के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर अमन को देखकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी, मगर मेरे पति ने मुझसे पहले मेरा सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आए हो ना। इनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की ज़रूरत थी, जबकि मैं इस मिलन के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकाल कर उन्हें दे दी, लेकिन ना जाने वे किसको दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफ़ी सारे पैसे थे। वापस आकर वे मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आए थे। मुझे इस बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला था
और ना ही याद रहा कि वे फिटकरी किसे और क्यों दे रहे हैं। अमन की कुर्बत में मैं सब कुछ भूल चुकी थी। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं अमन ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाला 1 महीना मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे से गुजारा, लेकिन 1 महीने के बाद मेरे पति भी कहने लगे कि अब तुम ज़्यादा रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा है। बेहतर यही होगा कि तुम वापस से लौट कर चली जाओ। अमन की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बगैर मैं वहाँ पर क्या ज़िंदगी है? मैं तो अपने सब रिश्तेदारों को कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ ही रहूँगी। वैसे भी वहाँ आकर मैं क्या करूँ? वे कहने लगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे भी नहीं बच रहे हैं। माँ और बहनों का खर्चा भी तो उठाना है। माँ मुस्तकिल पैसों के लिए बोल रही है और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं पर खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराज़गी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं पर नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर अमन कहने लगे कि तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी? बहुत सोचने के बाद मैंने अमन से कह दिया कि अगर मुझे लोगों के घर काम करना भी पड़े तो मैं अभी काम कर लूँगी, लेकिन घर वापस नहीं जाऊँगी। अमन को मेरी बात मजाक लगी थी, लेकिन मैंने भी इर्द गिर्द फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया था। इस 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर हर तरफ पाकिस्तान फैमिली रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतें मुझे अपने घर खाना पकाने के लिए काम पर रख ली थी। मेरी जान पहचान वाली फैमिली ने मुझे बताया कि अरबी औरत पाकिस्तानी औरतों का काफ़ी पसंद करते हैं और पाकिस्तानी औरतों को खाना पकाने के लिए रखना इनकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे सिर्फ खाना पकाने के लिए अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिसमें आसानी से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। शादी से पहले मैंने बहुत सारे कुकिंग कोर्स भी किए हुए थे, जिसमें अरबी और तुर्किश खाने भी सिखाए जाते हैं, और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब मेरे पति अमन घर पर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी औरतों के घर में खाना पकाने के लिए रख लिया गया है, तो मेरी बात सुनकर वे हैरान रह गए थे और कहने लगे कि तुमने तो ये सच में ही काम ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें दूसरों के घर में जाकर काम नहीं करने दूंगा। अमन ने मेरी सारी खुशियों को खाक में मिला दिया था, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। मेरे आंसुओं ने अमन के दिल को मोम कर दिया था और अब अमन भी खुद मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सांसें इन पर वापस भेजने पर दबाव डाल रही है, इसलिए मुझे वे मजबूरन वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोना डाला कि अमन ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि अब मैं वहाँ पर हमेशा के लिए रह सकती थी। मैंने खुशी से अमन के गले में अपनी बाहों को डाला और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन अमन दफ्तर जाते हुए कहने लगे कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा लिए और फिर मेरी पड़ोसन मुझे इन अरबी औरतों के घर पर ले गई थी। घर क्या था, आलीशान महल थे। मैं तो देखती की देखती रह गई थी। दोनों ही अरबी औरतें बहुत ही अच्छी और खुशमिजाज थी। उन्हें उर्दू समझ में आती थी, लेकिन मैं बोली नहीं जाती थी। इन्होंने इशारों से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब सी बात देखी थी। एक बहुत बड़े डब्बे में ढेर सारे फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। ये देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरा पति और मैं भी पाकिस्तान से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे, लेकिन पता नहीं मेरे पति को इसके साथ क्या किया था। ये अरबी औरतें आखिर फिटकरी के साथ क्या करती हैं? लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछूं कि इस घर में मौजूद जितने भी और नौकर थे वे सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और अमन पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है कि अरबी औरतें इसका क्या करती हैं। मैंने यही सोचों में 2 घंटे में खाना तैयार किया, फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने ऐसे ही यही चीज़ें देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले वाले से भी ज़्यादा फिटकरी रखी हुई थी। अब तो मेरे अंदर एक जानने की इच्छा बढ़ चुकी थी कि आखिर ये क्या है। पाकिस्तान में तो मैंने इसे कहीं नहीं देखा था। मुझे खाना बनाते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरी दूसरी अरबी औरत किचन में आ गई और उसने फिटकरी का एक टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया था। पता नहीं इसमें कौन सा तेल मिलाया था, मुझे मालूम नहीं था। इसका अंदाज छुपाने वाला था, जैसे कि वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा था। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और अमन के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी।
खाना पकाने का मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए ये काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ था। शाम को जब घर अमन आए तो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने लगे। मैंने उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और कहा, काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी भी कोई तकलीफ नहीं है। वे चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर पर भेज सकते हैं। मेरी बात पर अमन हल्के से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि ये सब कुछ मैं उसके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। अमन रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए थे। ये पहली बार था जब मैं घूम रही थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी हुई थी कि अमन मुझे दोबारा से पाकिस्तान भिजवा देंगे। लेकिन ये पहली बार था। तभी अमन मुझे अपने साथ एक मॉल में लेकर गए और मैं उस दुनिया में पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थी और यहाँ पर तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में सोने के अलावा और कुछ नहीं होता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था और आज पहली बार मैं ये सब कुछ देख रही थी। तभी अमन मुझे कुछ खरीदारी करवा रहे थे कि अमन का एक ऑफिस का दोस्त वहाँ पर मिल गया था और उसके साथ उसकी बीवी भी थी। इन लोगों ने बहुत ही खुशी से बात की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पाकिस्तान से यहाँ पर आई हूँ, तो उन्होंने मुझे और अमन को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर इनवाइट कर लिया था। उनकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी थी। अमन ने दावत कबूल कर ली थी। मैं इस दावत के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आकर किसी की दावत पर जा रही थी। अगले दिन मैंने उन दोनों औरतों के यहाँ पर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। अमन कहकर गए थे कि वे जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। अमन के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए थे। उनके दोस्त और उसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया था और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था, जिसे देखते ही मुझे इस पर प्यार आ गया था। अमन के दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी। मुझे देखकर वे मुस्कुरा कर कहने लगी कि भाभी यहाँ पर बैठ जाओ, मैं बस खाना तैयार कर रही हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसी वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखी फटकरी पर पड़ गई थी। एक बार उसने मेरे दिल में सवाल उठा था कि आखिर ये अरबी औरतें इसका करती क्या हैं। मैंने सोचा कि मैं फटकरी का राज सलमा से पूछ लेती हूँ, मगर सलमा से पूछने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी को तेल में डाल कर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। खैर, खाना पकाने की तरफ था। मुझसे रहा न गया और मैंने उसी से पूछ लिया कि ये फिटकरी यहाँ क्यों रखी हुई है और वह भी इतनी सारी फिटकरी का क्या करेंगी। मेरी बात सुनकर सलमा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी से फिटकरी की थैली उठाकर दराज में रख दी थी। उसका अंदाज बहुत ही ज़्यादा अलग था। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वे खाना लगाने लगी थी, तो मैं भी खामोश हो गई थी, क्योंकि दोबारा पूछना अच्छा नहीं लग रहा था। सलमा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। उन लोगों से हम इजाज़त लेकर घर वापस आ गए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। अमन ने मेरा चेहरा देखा तो पूछने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है। अमन को सारी बात बताई कि किस तरह मैंने दोनों मालकिन के घर में फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे और आज सलमा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर ये औरतें करती क्या है। मेरी बात सुनकर अमन हंस पड़े और कहने लगे, औरतें छोटी छोटी बातों पर ऐसी हो जाती है। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसका राज क्या है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मुझे इन अरबी औरतों के घर में खाना पकाने की आदत हो गई थी। मेरे माँ बाप अक्सर मुझे फ़ोन करते थे। जब से मैं अमन के पास आई थी, मेरी माँ को सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई दफ़ा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन माँ को भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि फिटकरी में तेल मिलाने से क्या किया जा सकता है। ये बात मेरे लिए खैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब मुझे पाकिस्तान जाने की फ़िक्र नहीं थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता था। 3-4 लोग थोड़ी ही देर में बन जाते थे। एक दफ्तर से लौटी तो मेरा हाथ पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। ये अरबी औरतें नहीं चाहती कि ये राज किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल इनके बाप दादाओं की तरफ से चला आ रहा है और इसे अपने दर्द के लिए यूज़ करती है। इसीलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अमन की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो गई थी। और आखिर फिटकरी से ऐसा क्या बनता है या क्या किया जा सकता है जो इस तरह छुपाने के लायक है। अमन कहने लगे कि हर इलाके के अपने रस्म व रिवाज होते हैं।
और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ पर आई हो तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो पाकिस्तान में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर होती है। और जो चीज़ें पाकिस्तान में होती है वे यहाँ पर नहीं होती है। इसी तरह फिटकरी का जो इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जाता है वह बिल्कुल ही अलग है, जबकि अरबी औरतें इससे बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है, जो हैरान करने वाला है। और अगर पाकिस्तानी औरतों को इस बारे में इल्म हो जाए तो हर घर में फिटकरी का ढेर नजर आएगा। मैंने अमन को घूर के देखा और कहा कि आप बता भी दो, और कितनी बार पहेलियां बुझाओगे। मेरी बात सुनकर अमन ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। अपने 22 साल की ज़िंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से अमन से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? अमन कहने लगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ और अपने दोस्त से पूछ कर आया हूँ। उसने ये सारी बातें बताई जिसमें मैं पाकिस्तान से फिटकरी लाकर उसे महंगे दाम में देता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती है जो उसे अपने बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कच्चा जीरा मिलाकर ये तैयार किया जाता है और इस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को इस तेल में मिलाकर इसके बाद रोज़ रात को इस तेल में फिटकरी को पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें रात में सब पेट में लगाती है और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास औलाद पैदा होगी। और सुना है कि बाकी जो औरतें फिटकरी का पाउडर इस्तेमाल करती हैं उनके पास बेटियों की पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और बाकी अमन ने सही कहा था कि अगर पाकिस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें टोटकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे समझ में नहीं आया था कि अरबी औरतें तो इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर अमन कहने लगे, हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना नहीं चाहती कि वह औलाद पैदा करने के लिए कोई टोटका कर रही हैं, खासकर अरबी औरतें। अमन की बात सुनकर मैंने भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर अमन हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, जो चाहे वह हो जाए, बेटा हो या बेटी, इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ। वह दूसरे मर्दों की तरह नहीं, उन्होंने लड़के की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक जिन घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन पेट से हो गई थी, मैं अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रखने लगी थी। और बात ये थी, मेरे दोनों मालकिनों ने बेटों को ही जन्म दिया था। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई ही लाभदायक हो। कुछ ही दिनों में मुझे भी खुशखबरी सुना दी गई थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी ऊपर वाले ने मेरी झोली में एक बेटा डाल दिया था। बेटा या बेटी ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर भी औरतें ऐसे ही एक तरीका इस्तेमाल कर रही थी। रही बात तो ये नहीं जानते कि कितनी औरतें इस फिटकरी के तेल के टोटके से वाकिफ़ है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ज़्यादातर अरबी औरतों के घर में फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी लड़के के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप भी अरबी औरतों की फिटकरी के टोटकों को सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।